जय भूमि जय भारत। चैनल पे मुझे बहुत ऐसे सवाल आते हैं जो बहुत बेसिक होते हैं, बट आई नो कि आप लोगों को कन्फ्यूजन होती होगी क्योंकि कुछ कुछ बहुत मैचिंग टर्म्स हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें मैं आपको बेसिक टर्म्स और जो मेजॉरिटी यूज़ होते हैं रियल एस्टेट में, जो स्लैंग यूज़ होते हैं, उनके जवाब आपके पास हो जब भी आप किसी रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं या अपना घर खरीदना चाहते हैं, दुकान खरीदना चाहते हैं, कि आपको पता हो कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट स्क्वायर फीट, स्क्वायर यार्ड और स्क्वायर मीटर क्या होता है। तो स्क्वायर फीट को अगर आसान भाषा में आपको समझाऊं तो 12 इंच बाई 12 इंच, 12 इंच बाई 12 इंच का जो ये स्क्वायर ब्लॉक बनेगा, इसको आप स्क्वायर फीट बोल सकते हो। अब स्क्वायर यार्ड की बात करते हैं जिसको हम गज भी बोलते हैं। तो जैसे स्क्वायर फीट में 12 इंच बाई 12 इंच का एक ब्लॉक बनाता है, स्क्वायर ब्लॉक बनाता है, ऐसे ही अगर आप 9 ब्लॉक बना देते हो 3 बाई 3 के, 3 फीट बाई 3 फीट, तो वो एक गज हो जाता है। वहीं पे दूसरी साइड अगर मैं स्क्वायर मीटर की बात करूं तो स्क्वायर मीटर स्क्वायर यार्ड से थोड़ा सा ही बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? 10.76 स्क्वायर फीट इक्वल्स टू 1 स्क्वायर मीटर। सेकेंड पॉइंट इज सुपर एरिया, कारपेट एरिया एंड रेरा कारपेट एरिया भी क्या होता है। तो सुपर एरिया को बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि आपके जो फ्लैट का साइज है, ठीक है, दूसरा जो आप जिस प्रोजेक्ट में आपने वो फ्लैट लिया है उस प्रोजेक्ट में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो क्लब हो, पार्क हो, सीढ़ियाँ हो, बेसिकली जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो बट देन ऑल्सो वो प्रोजेक्ट में है, इन दोनों को आप कंबाइन करोगे और डिवाइड कर दोगे टोटल यूनिट से जो उस प्रोजेक्ट में, फॉर एग्जांपल 1100 यूनिट है, 1200 यूनिट है, तो आपको एक सुपर एरिया निकल के आ जाएगा। तो इन शॉर्ट सुपर एरिया में सिर्फ आपका फ्लैट नहीं होता, इसमें आप जितनी भी फैसिलिटीज, अमेनिटीज, स्टेयर्स सब जो यूज करोगे उसका भी कुछ पोर्शन होता है। बिकॉज बिल्डर के लिए तो वो वेस्टेज ही है, या बिल्डर के लिए तो बिल्डर ने तो वो बनाया ही है, तो बिल्डर सुपर एरिया में सब कुछ इंक्लूड करता है। इसी में दूसरा है कारपेट एरिया। अब कारपेट एरिया मैं बात कर रहा हूँ जो रेरा के आने से पहले चलता था। तो रेरा के आने से पहले आपकी चार दीवारी, बेसिकली जो आप जैसे घर में घुसते हो तो उसकी जो फ्रंट वॉल है वहाँ से लेके आपकी जो बालकनी है उससे पहले वाली जो वॉल है उसके बीच में जितना भी एरिया है, ठीक है, चाहे उसमें इंटरनल वॉल्स हैं और जितनी भी आपका बाथरूम है, आपका बेडरूम है, ये सब जो जो एरिया है पूरा का पूरा, ये आपका पहले कारपेट एरिया में आता था। वहीं पे अगर मैं रेरा कारपेट एरिया की बात करूं तो रेरा ने एक डेफिनेशन चेंज कर दी है। इसमें बेसिकली रेरा ने क्या किया है कि जो आपकी आउटर वॉल्स हैं वो काउंट नहीं होगी, इनर वॉल्स ऑब्वियसली आपके जो घर की इनर वॉल्स हैं वो काउंट होंगी, प्लस जहाँ जहाँ आप कारपेट बिछा सकते हो उसमें आपका बेडरूम भी आएगा, आपकी किचन भी आएगी, आपका बाथरूम भी आएगा। इसमें कुछ चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं जैसे कि आपकी बालकनी, आपकी शाफ्ट, तो ये सारी चीज़ें हट के रेरा कारपेट एरिया बनता है। थर्ड पॉइंट, अब बात कर लेते हैं प्री लॉन्च क्या होता है, ईओआई क्या होता है और रेरा नंबर क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा है कि प्री लॉन्च क्या होता है, ईओआई हमको पता ही नहीं है, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। प्री लॉन्च का बहुत आसान भाषा में मतलब समझिए, जब तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ है मार्केट में, उसकी मार्केटिंग चालू नहीं हुई है, उससे पहले उस प्रोजेक्ट में आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो कि दूसरा पॉइंट है मेरा, ईओआई, आप ईओआई जमा कर सकते हो, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि ये जो प्रोजेक्ट है जो आपका आने वाला है, इस प्रोजेक्ट में मैं इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपना फ्लैट या अपनी यूनिट लेना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप एक ईओआई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट चेक जमा करते हो और उस चेक के बेसिस पे आपकी यूनिट ब्लॉक तो नहीं होती, बट हाँ आपका इंटरेस्ट मान लिया जाता है कि आपका इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, तो जब भी ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो हम आपको प्रायोरिटी दे देंगे। ये बिल्डर्स एक तरीके से मार्केट में अपना प्रोडक्ट, अपना माल जल्दी बेचने के लिए करते हैं। प्लस इससे उनको एक और चीज़ पता लग जाती है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट फिट है या नहीं, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ साइजेस, उन सब चीज़ों की क्लियरिटी मिल जाती है उनको प्री लॉन्च में ही। एंड इसी में लास्ट पॉइंट है रेरा नंबर। अब रेरा नंबर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। रेरा नंबर एक सिंपल नंबर होता है जो रेरा अथॉरिटी एक प्रोजेक्ट को देती है। तो जब भी किसी बिल्डर को एक प्रोजेक्ट लेके आना होता है तो वो रेरा के पास जाता है और अपनी सारी चीज़ें वहाँ पे बताता है कि जी ये वाला प्रोजेक्ट है मेरा, मैं इसमें इतनी यूनिट्स बनाऊंगा, ये चीज़ें बनाऊंगा, इतने टाइम तक डिलीवर करूंगा, ठीक है। ये सारी डिटेल जब वो रेरा के पास लेके जाता है, रेरा अपने पास चेक करती है कि हाँ जी सारी चीज़ें जो हमारी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से है या नहीं है, और जब ये सारी चीज़ें बिल्डर की मीट करती हैं रेरा की गाइडलाइंस के हिसाब से, तो वो उसको एक नंबर देते हैं और उस नंबर में इतनी पावर होती है कि अगर आप वो नंबर
रेरा की वेबसाइट पर जाके डालें, अपने स्टेट की जो भी रेरा की वेबसाइट है, तो उस नंबर के थ्रू आप उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल निकाल सकते हो जो बेसिकली बिल्डर ने रेरा में सबमिट की है। स्टार्टिंग कब होगी, एंड कब होगा, क्या यूज़ होगा, क्या नहीं यूज़ होगा, ठीक है, कौन सा मटेरियल लगाऊंगा, सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो इसलिए रेरा नंबर का आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। एंड कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च या फिर बिल्डर अपने अकाउंट में जो पैसा है वो रेरा नंबर के बाद ही ले सकता है। वो अकाउंट कौन सा होता है, इसमें मेरा अगला टर्म आता है जिसको बोलते हैं हम एस्क्रो अकाउंट। अब एस्क्रो अकाउंट क्या है, जब भी रेरा नंबर किसी प्रोडक्ट को मिलता है, किसी बिल्डर को मिलता है एक प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पे एक एस्क्रो अकाउंट बनता है रेरा बिल्डर के बीच में कि ये जो पैसा है जो आप सेल कर रहे हो, इसका जो पैसा है इस अकाउंट में आएगा। इस अकाउंट को एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं और इस अकाउंट से पैसा आप तभी निकाल सकते हो जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे। सो बेसिकली इसमें यह भी मेंशन होता है कि आप कब कब कितना कितना पैसा निकाल सकते हो। जैसे अपना CLP कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान होता है, वैसा ही लगभग आप मान लो कि एस्क्रो में से बिल्डर पैसा तभी निकाल सकता है जब वो जितनी कंस्ट्रक्शन करेगा उसके बेसिस पे। अब इसमें एक पॉइंट आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि रेरा नंबर हर टावर का अलग हो सकता है, 2-3 टावरों का अलग हो सकता है। ये प्रोजेक्ट में 2-3 रेरा नंबर भी हो सकते हैं। तो आप ये जरूर देखें कि आप जिस टावर में या जिस पोर्शन ऑफ लैंड पे आपका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, क्या उसका रेरा नंबर और जो आपको रेरा नंबर दिया जा रहा है वो सेम है या नहीं है, बिकॉज एक प्रोजेक्ट में 2 से 3 रेरा नंबर भी हो सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, रेरा नंबर का इंपॉर्टेंस आपके कंसल्टेंट, चाहे वो फ्रीलांस बेसिस पे काम कर रहा हो या फिर वो कंपनी हो, तो ये भी जरूरी है आपको चेक करना कि आप जिसको अपना चेक दे रहे हो उसके पास रेरा नंबर है या नहीं है। BBA, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, अब इसके ऊपर मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, वो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो या नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाके देख सकते हो। BBA, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, बेसिकली बाइंड करता है एक बायर को और एक सेलर को जो कि बिल्डर है कि किस बेसिस पे और क्या आप खरीद रहे हो और वो क्या बेच रहा है। तो मैंने उस वीडियो में भी बोला था, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें। आई नो इट इज़ बोरिंग, आई नो आपको मज़ा नहीं आएगा वो 20 पेज पढ़ने में, बट जो आपने अपनी मेहनत का पैसा दिया है उसके लिए तो कम से कम बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ध्यान से जरूर पढ़ना। अगर ना समझ आए सिट विद अ लॉयर, और फिर भी ना समझ आए तो सिट विद अस। इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता दूं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट बिल्डर की साइड से आता है। तो अब ये चीज़ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको कि जो बनाता है वो अपने लिए हमेशा सहूलियतें ज़्यादा रखता है, तो बट ऐसा नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं करा सकते। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बिल्डर बायर एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ो, सो दैट यू नो कि आप किस चीज़ पे साइन कर रहे हो, किस चीज़ को हाँ बोल रहे हो। और बाई चांस अगर आपको कोई चीज़ उसमें समझ नहीं आती है या आपको यार मुझे चेंज कराना है, तो अपने कंसल्टेंट को बोलो, अपने ब्रोकर को बोलो और अपने बिल्डर को बोलो। वो चीज़ें अगर लॉ के हिसाब से सही नहीं है तो वो चेंज होंगी। PLC, अगर आपने 3 लेटर्स को ढंग से नहीं समझा तो ये आपके सरदर्द करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। अब जब भी कोई प्रोडक्ट आपको पिच किया जाता है, कोई भी बिल्डर या फिर कोई भी कंसल्टेंट आपको पिच करता है, तो वो जो आपको रेट बताता है वो BSP बताता है, ठीक है, यानी कि बेसिक सेलिंग प्राइस इसका ये है। PLC पे कोई नहीं बात करता। लेकिन अगर आपने PLC नहीं देखी तो आपकी बजटिंग बहुत खराब हो सकती है। अब PLC का मतलब क्या होता है, आप कौन सा फ्लोर लोगे उसके हिसाब से एक चार्ज अलग होगा, पाथ फेसिंग है तो एक चार्ज अलग होगा, रोड है आगे 60 मीटर का रोड है, 24 मीटर का रोड है, 80 मीटर का रोड है, उसके चार्जेस अलग होंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी है कि कितना % PLC किस बेसिस पे लग रही है, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि 20 to 25% आपके फ्लैट की कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो इसलिए PLC को हमेशा ध्यान से देखें और ध्यान से पढ़ें। सबसे आसान तरीका अपनी बजटिंग चेक करने का ये है कि आपको जो भी यूनिट ले रही है, आप जो भी फ्लोर पे ले रहे हो, आप बोलो बिल्डर को कि यार मुझे इसकी कॉस्ट शीट भेज दो, और जब वो कॉस्ट शीट भेजेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल दिख जाएंगी, उसमें PLC कितना है और बाकी एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लगे हुए हैं, सो दैट यू नो कि आपके फ्लैट की टोटल कॉस्ट इतनी है। एंड मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले 2 चीज़ों के बारे में बात करना और बहुत ज़रूरी है। एक है लॉक इन, दूसरा है ट्रांसफ़र चार्ज। अब लॉक इन क्या होता है? लॉक इन का मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ ये है कि बिल्डर का कहना ये है कि भाई मैं जो आपको ये माल अभी बेच रहा हूँ ये आप इतने टाइम तक बेच ही नहीं सकते, आपको इस प्रोजेक्ट में इतने टाइम रुकना पड़ेगा।
इन मोस्ट ऑफ द केसेस 1.5 साल होता है, कहीं होता है 50% पेमेंट तक आप बेच नहीं सकते, कहीं 40% पेमेंट तक नहीं बेच सकते। इसके लिए सबसे आसान तरीका, पहले तो ऑब्वियसली यू कैन आस्क डायरेक्टली योर बिल्डर कि भैया कितने टाइम का लॉक इन है। दूसरा, अगर आपने ले लिया है, आपको नहीं पता है, तो वही बोरिंग डॉक्यूमेंट जिसके बारे में मैंने अभी बात भी की थी और पहले भी बात कर चुका हूँ, बिल्डर वायर एग्रीमेंट, उसको आप पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होता है जी इतने टाइम का या इतने % पेमेंट तक का आपका लॉक इन है। सेकंड जो मैंने बोला, ट्रांसफ़र चार्ज। अब इसी में दूसरा पॉइंट आता है कि जब आपका लॉक इन खुलेगा तो आपका जो ट्रांसफर है, बेसिकली अगर आप अपनी यूनिट बेचने जाते हो तो आपको कितना % पैसा या कितना रुपया पर स्क्वायर फीट बिल्डर को देना होगा वो अपनी यूनिट ट्रांसफर कराने के लिए। यानी कि आप बेचते हो तो आपका जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है वो आपके नाम से हटके दूसरे के नाम पे बन जाएगा। तो वो जो दूसरा बिल्डर बायर एग्रीमेंट है उसको बनाने का बिल्डर आपसे कितना पैसा लेगा पर स्क्वायर फीट। इन लॉट ऑफ केसेस इट इज 400-500 रुपीज पर स्क्वायर फीट ऑल्सो, एंड इन अगर मैं लोअर बात करूं तो 100-150 रुपये भी होता है। तो आप ये चेक जरूर कर लें कि हाँ जी अगर मैं बेचने जाता हूं तो इतने का मुझे ट्रांसफर चार्ज देना होगा। लास्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे ओसी एंड सीसी क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद ओसी। ओसी का मतलब है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। तो जब भी आपने घर लिया और आप उस घर में शिफ्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट करने से पहले आपको ये देखना है कि बिल्डर के पास ओसी आ गया हो। इसका मतलब क्या है कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट बिल्डर को तभी अथॉरिटी से मिलेगा जब उसके यहाँ पे पानी, बिजली और लिफ्ट की सुविधा उपलब्ध होगी, यानी कि आप ये सारी तीनों बेसिक एमिनिटीज जो है आप यूज़ कर पाओ। अब लिफ्ट में एक क्लॉज आता है जो, अगर मैं रिटर्न रेरा का क्लॉज बोलूँ या अथॉरिटी का क्लॉज बोलूँ, तो कि आपकी जो लिफ्ट है वो 3 महीने रनिंग होनी चाहिए, उसके बाद ही ओसी मिलेगा। तो आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में जब बिल्डर ओसी अप्लाई करता है तो ओसी हमेशा आने में 3-4 महीने लगते ही हैं। तो अथॉरिटी उस टाइम पे यही देख रही होती है कि इनकी लिफ्ट रनिंग है या नहीं है, और जो बेसिक सुख सुविधाएं इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए चाहिए वो रेगुलरली चल रही है नहीं चल रही, बिजली है कि नहीं है, पानी है कि नहीं है। अगर ये सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज़ें, बेसिक एमिनिटीज़ बेसिकली 3 महीने तक चल रही होती हैं तो उस प्रोजेक्ट को ओसी दे दिया जाता है। वहीं पे दूसरी साइड मैंने बात की सीसी की, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब ओसी जो है वो आपका 1 टावर का भी आ सकता है, 2 टावर का भी आ सकता है, 4 टावर का भी आ सकता है, लेकिन सीसी पूरे प्रोजेक्ट का ही आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट का सीसी आ गया है तो आपका जो प्रोजेक्ट है या आप जिस भी प्रोजेक्ट में आपने अपना घर खरीदा है उस प्रोजेक्ट में सारी सुविधाएं आज की डेट में उपलब्ध हैं। फिर चाहे वो क्लब हो, चाहे पार्क हो, चाहे पार्किंग मेंटेनेंस हो, सो बेसिकली सारी चीज़ें अप एंड रनिंग है। तब वो प्रोजेक्ट, तब वो बिल्डर अप्लाई करता है अथॉरिटी के पास, जी मुझे अब सीसी दे दो, यानी मेरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट, मैं सीसी लूँ और उसके बाद मैं टाटा बाय बाय बोलूँ। तो इसके लिए यूज़ होता है सीसी, यानी कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब ऑब्वियसली आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैं जितने भी बेसिक टर्म्स है वो आपको बता पाऊँ, बट अगर आपको लगता है फिर भी ऐसे कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ तो उसे कमेंट करके मैं ज़रूर बताइएगा, एंड यू कैन डायरेक्टली मैसेज अस ऑल्सो। एंड देयर आर अदर टर्म्स ऑल्सो, थोड़ा अगर हम डिटेल में बात करें उसके बारे में कभी और कोई वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड जो भी आपके आसपास जो भी लोग घर लेने का प्लान कर रहे हैं या यू वांट देम टू अंडरस्टैंड रियल एस्टेट, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, बिकॉज इसमें मैंने सारे बेसिक टर्म्स की बात की है। मैं आपको मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय भूमि, जय भारत।